13 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आगे से दादाजी जिंगजिंग को बोलती कि गुड सिर्फ तुम्हारी बात मानती है, इसलिए उसे यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यहाँ पर मेरी लीगल टीम है और इसके साथ फाइनेंस टीम है। और यहाँ पर मिस्टर यू ने बोलती है कि जब तक ये हमारी शर्त नहीं मानती उसे यहाँ से जाने मत देना और उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि इसे कुंफू कराटा आता है। असल में दादाजी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं गोकू को लेकर, इसलिए वो कैसे भी कर गोकू वापस लाना चाहते थे। और दूसरी तरह अंकल तो ऐसे भी आज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और जैसे ये आंटी और बुआ आती है तो उन्हें बताती है कि जिंगजिंग कहीं पर भी नहीं मिल रही है और वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही है, जो कि उसने पहले कभी किया नहीं है। और उसके बारे में तो आयमी को तो कुछ भी पता नहीं है, इसलिए जिनसी को आसपास में खोजने लगती है। तो भी वहाँ पर जूस वाली आंटी उन्हें बताती है कि कुछ टाइम पहले जिंगजिंग मेरी शॉप पर बैठकर जूस पी रहा था और उसके पास कुछ झूठ बूढ़ वाले लोग आए और उसे लेकर यहाँ से चली गई। तो वो तो समझ जाती है और अंकल आंटी समझने से पहले ही उन्हें बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, जिंगजिंग बिल्कुल ठीक है और मैं जाती हूँ उसे लेकर आती हूँ बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह जिंगजिंग के सामने वो एक ब्लाइंड चेक रखते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें जो भी अमाउंट चाहिए तुम यहाँ पर भर दो, अगर उसके अलावा तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो यहाँ पर हमारी फाइनेंस टीम के साथ साथ लीगल टीम है। लेकिन जिंगजिंग तो वहाँ से पहले जाना चाहता था, लेकिन वो बातें उन्हें मंजूर नहीं थी, इसलिए जैसे ही जिंगजिंग जाने की कोशिश करती है तो उन्हें रुकने की कोशिश करती है, इसलिए जिंगजिंग तो उन्हें पीट कर यहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर बुआ आ जाती है तो उसे गार्डन में किसी की लड़ने की आवाज़ आती है और वो जब जाकर देखती है कि जिंगजिंग उनसे लड़ रही है तो ठंडे पानी की टैप को उठा लेती है और उन्हें रुकने की कोशिश करती है। और उनका फाइट तब रुकती है जब वहाँ पर उनकी दादाजी आते हैं और दादाजी बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि हम जिंगजिंग को यहाँ पर लेकर आए, ताकि उसी बहाने तुम्हारी शक्ल तो देखने के लिए मिला, पता नहीं मैंने आखिरी बार तुम्हें कब दिखा था। तो आगे से वो बोलती है कि अगर कोई जिंगजिंग को हर्ट करेगा जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो उसकी दादाजी उसे बोलती है कि अब तुम जिंगजिंग को पसंद करते हो इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो, अगर तुम और किसी लड़की को पसंद करोगे तो तुम बिल्कुल उसके लिए ऐसा बोलोगे। तो आगे से वो बोलती है कि मैं सच में जिंगजिंग से प्यार करती हूँ और मुझे बचपन से हाबिब हो गया है, इसलिए मैं किसी को छू भी नहीं सकता था, लेकिन मैं जब भी जिंगजिंग की करीब जाती हूँ तो मुझे कुछ भी होता नहीं है और मुझे ऐसा लगती है कि मैं जिंगजिंग के लिए बना हूँ और जिंगजिंग मेरे लिए बनी है। और अब से जिंगजिंग जहाँ पर भी रहेगा मैं उसके साथ यहीं पर रहने वाला हूँ। और जैसे ही दादाजी कुछ बोलने वाली होती है तो उससे पहले ही जिंगजिंग बोलती है कि जब वो मेरे घर पर पहली बार आया था तो मुझे तो वो बहुत ज़्यादा कम्फर्ट लग रहा था, क्योंकि वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा घमंडी था, लेकिन उसने जिस तरह से खुद को बदला और अभी वो जितना हम्बल और केयरिंग हो गया है तो वाकई में उसे अब ना नहीं बोल सकती और वो वाकई में मेरे साथ रह सकती है और वो रहेगा भी। और ये बात जैसे ही मिस्टर यू सुनते तो वो तो उन दोनों के लिए काफ़ी खुश होते हैं और वो अपने मन में उन दोनों को ब्लेसिंग देने लगती है। तभी गोकू रियलाइज होती है कि जिंगजिंग ने तो उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और उस टाइम पर वहाँ पर वे भी आ जाती है और यहाँ पर वो इतना खुश होती है कि वो जिंगजिंग को यहीं पर किस कर देती है, क्योंकि वो यहाँ पर ऑफिशियल कपल बन गए होते हैं। और यहाँ पर तो दादाजी उन दोनों को अलग करना चाहते थे, लेकिन उनकी वजह से वो दोनों एक हो गए। जो लड़की पहले मान नहीं रही थी लेकिन उनकी गलती की वजह से मान गई और उसके बाद वे जाकर दादाजी से मिलती है और उन्हें बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सच में वो लड़की को पसंद करती है। और उस बात पर तो दादाजी गुस्से में आ जाती है और बहनें जो काम के लिए आया होती है दादाजी उसे चेक भी नहीं करते और वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह वो जिंगजिंग को ले जाकर अपने पहले डेट पर जाती है, जहाँ पर कि एक बच्चा आकर गो के पीछे छुपने की कोशिश करती है। तभी जिंगजिंग नोटिस करती है कि गो को कभी कभी कुछ इंसान टच करते हैं लेकिन गो को एलर्जी नहीं होती। और उसके बाद वो दोनों जाकर एक दूसरे के लिए कपल चीज़ें खरीदने लगते हैं। पहले तो ब्रश खरीदते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के लिए मग खरीदने लगते हैं। और दूसरी तरफ वे तो बहुत ज़्यादा उदास
होती है, इसलिए वो बार पर ड्रिंक करने के लिए जाती है और वो अकेला ड्रिंक कर रही होती है। तो तभी उसके पास एक आदमी आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। लेकिन उसी बार में हांडन होती है तो वो जाकर मिस बे की मदद करती है और वो देखती है कि मिस बे बहुत ज़्यादा उदास है तो वो वहीं पर बैठ जाती है। तो आगे से मिस बे उसे बोलती है कि तुम मेरा कोई भी मदद नहीं कर सकती, अगर तुम मेरा मदद करना चाहती हो तो गू और जिंजिंग को अलग करने में मेरी मदद करो। तो आगे से हांडन उसे बोलते है कि ना मैं ऐसा कर सकती हूँ ना कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें ड्रिंक करने के लिए ज़रूर कंपनी दे सकती हूँ। और वह तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है, इसलिए हांडन उसे छोड़ने के लिए उसके घर पर जाती है। और दूसरी तरह गू जिंजिंग के लिए ढेर सारा मिस्ट्री बॉक्स खरीद दिया होती है। तो भी वहाँ पर वही छोटा बच्चा आ जाती है तो गू जाकर उसे भी एक मिस्ट्री बॉक्स दे देती है। तो अभी जिंजिंग नोटिस करती है कि गू उस बच्चे को टच करती है लेकिन उसे कुछ भी होता नहीं है। तो वो गू बोलती है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहे हो, तुम कभी कभी इंसान को छूते हो लेकिन तुम्हें कुछ भी होता नहीं है। और ये बातें गू ने भी रियलाइज की थी और वो जिंजिंग को अपनी स्टोरी बताती है कि उसके दादाजी उसे जब भी ऐसे ही बिजनेस मीटिंग पर लेकर जाते थे उसकी फोबिया की वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। लेकिन उसकी दादाजी तो ये बातें समझते ही नहीं थे, वो हमेशा से गू को बिजनेस पर लाना चाहते थे लेकिन गू को इन सब से ब्रेक चाहिए था। और दूसरी तरह हांडन मिस बे उनकी घर पर लेकर जाती है तो मिस बे अपने घर पर कुछ सामान तोड़कर उसे खुद ही चोट लग जाती है। तो हांडन जाकर उन्हें दवाई लगाती है और उन्हें आर्टिस्टों की ज़बान में एक बात बोलती है कि हमें कभी कभी मंजिल के अलावा सफ़र में भी काफ़ी मायने रखती है। और यहाँ पर मिस बे तो जब हांडन को देखती है तो वो फोर्सफुली हांडन को किस करती है, लेकिन हांडन तो उसे खुद से दूर कर देती है। और दूसरी तरह अंकल और आंटी एक साथ होते हैं और जैसे ही अंकल आंटी की क्लोज जाने लगती है तो तभी वहाँ पर जिंजिंग और गू आ जाती है। और जैसे ही वो दोनों उन्हें देखते हैं तो वो दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि अंकल आंटी की मसाज कर रही है। तभी आंटी देखती है कि जिंजिंग और गू एक दूसरे की हाथ पकड़ रहे तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनके पास जाती है और उन्हें पूछती है कि क्या तुम दोनों भी साथ में हो। तो वो दोनों हाँ बोलते हैं। तभी अंकल सीरियस होकर उन दोनों को अपने सामने बिठाती है और उन्हें बोलती है कि तुम दोनों एक ही घर पर रह रहे हो लेकिन तुम दोनों ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते हो, मैं हमेशा तुम दोनों के ऊपर नज़र रखूँगा। और उसके बाद वो दोनों अपने रूम पर होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रही होती है कि वो दोनों एक दूसरे से क्या बात करेंगे। और उस टाइम पर वो दोनों एक ही टाइम पर एक दूसरे की दरवाज़ा खुलते हैं और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं तो वो दोनों ये बहाना लगाने लगती है कि उन्होंने अभी भी ब्रश नहीं किया है, इसलिए वो जाकर पहले तो ब्रश करते हैं और वो आकर एक दूसरे के साथ चैटिंग करने लगते हैं। जहाँ पर कि जिंजिंग को बताती है कि मेरी फेवरेट नाश्ता नेशनल रोल सूप है और उसका नीचे एक रेस्टोरेंट भी है। तो अभी वो बोलती कि क्यों ना हम अभी किचन में जाकर कुछ बना कर खाए। और वो दोनों जैसे ही नीचे जाने वाला होती है तो तभी अंकल उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जैसे ही जिंजिंग कुछ बहाने देने वाला होती है तो अंकल उसे बोलते हैं कि तुम मुझे उल्टी सीधी बहाने मत देना क्योंकि तुम्हारी मम तुम्हारी नाना जी को ऐसा उल्टी सीधी बहाने देती है। और उन्हें बोलती है कि तुम दोनों अलग रहो और मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँगा बोलकर उन्हें उनकी रूम पर तो भेज देती है, लेकिन वहाँ पर एक आसन पकाकर उनके ऊपर नज़र रखने लगती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।